नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। एयरक्राफ्ट की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए भारत अब तक रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर में डिपेंडेंट था, लेकिन इसी साल अप्रैल के टाइम में भारत और यूएस के बीच में बोइंग KC-135 स्ट्रेटो टैंकर को लेकर डील की जाती है। और रिसेंटली अपडेट निकल के आया है कि ये जो KC-135 टैंकर है ये अब आगरा में लैंड हो चुका है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं। लेकिन इस KC-135 को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि क्या फायदा इस KC-135 का जो कॉम्बैट ऑपरेशंस में यूज ही ना हो सके, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में जो डील हुई थी KC-135 को लेकर, एक्चुअली ये हम लोग लीज में ले रहे हैं। मतलब ये है कि इसे हम लोग प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ सालों के लिए इसे लीज में ले रहे हैं, जिसमें यूएस काफी कंडीशंस इसमें अप्लाई कर रखा है, जिसमें काफी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकन टैंकर है ये तो वॉर के टाइम में इसका हम लोग यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या फायदा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स है उनका ये कहना है कि ये जो मूव है ये एक कैलकुलेटेड एंड प्रैग्मेटिक मूव है। कैसे, वो तो बात करने वाली इस वीडियो में डिटेल से। सो बात करते शुरुआत से। आपको पता होना चाहिए इसी साल मई के महीने में भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन की जाती है यूएस के मैत्रिया मैनेजमेंट के साथ में, जो बेसिकली KC-135 को यहाँ पर बिल्ड करती है, जिसका काम ये होता है कि ये मिड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट एक वेट लीजिंग होता है। फिर अगर आपका सवाल ये होता है कि वेट लीजिंग क्या होता है, वेट लीजिंग बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि जो लेजर होता है, यानी लेजर यहाँ पर जो मैत्रिया मैनेजमेंट है वो हमें एयरक्राफ्ट तो दे रहा है, लेकिन एयरक्राफ्ट के साथ साथ हमें क्रू भी दे रहा है, मेंटेनेंस भी वो करने वाला है, इंश्योरेंस भी देने वाला है। इतना ही नहीं, मैत्रिया इसे कंप्लीटली ऑपरेट भी करने वाला है। खैर, इस लीज में 100 रिफ्यूलिंग फ्लाइट आवर्स पर मंथ की गारंटी देने की बात की जा रही है, जो कि ट्रेनिंग कमिटमेंट का ये पार्ट है। और नेक्स्ट यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 2026 तक में दूसरा KC-135 जो लीज है ये भी डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि भारत अब तक मिड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए किस एयरक्राफ्ट का यूज करता था, तो हम लोग इसके लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे। रशिया का जो IL-78 MKI जो है, इसे रशिया ने भारत को 6 डिलीवर किए थे, और 6 में से फिलहाल अभी ये कहा जाता है कि 2 फिलहाल भी ऑपरेशनल में है। इसके बावजूद भी यहाँ पर काफी मेंटेनेंस को लेकर इशू निकल के आ रहे हैं, सर्विसेबिलिटी जो चैलेंजेस है वो भी सामने निकल के आ रहे हैं, और इसीलिए भारत ने इस साल यहाँ पर यूएस के साथ में KC-135 को लेकर यहाँ पर डील किया है। लेकिन इस डील को लेकर सबसे शॉकिंग बात यहाँ पर ये है कि ये ओनली ट्रेनिंग पर्पस के लिए। अगर कॉम्बैट ऑपरेशंस होते हैं, अगर वॉर होते हैं, उस टाइम में जो मैत्रिया मैनेजमेंट है वो साफ साफ ये कह सकता है कि हम लोग मिड टू मिड एयर रिफ्यूलिंग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, इस लीज में ये भी कहा जा रहा है कि अगर मैत्रिया मैनेजमेंट को फोर्स किया जाता है तो ये इंडिया छोड़ के भी जा सकता है। कॉम्बैट ऑपरेशन तो छोड़िए, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि KC-135 का जो यूज है वो रिस्ट्रिक्टेड और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी नहीं कर सकते हैं, और अगर करना भी होता है तो यहाँ पर स्पेशल अप्रूवल्स की जरूरत यहाँ पर होने वाली है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मान चलिए कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 चल रहा है और भारत का जो राफेल फाइटर जेट है इसे हमें मिड एयर में रिफ्यूलिंग करनी है, और अगर मिड एयर में रिफ्यूलिंग करना है तो यहाँ KC-135 यहाँ ये कह सकता है कि क्योंकि यहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशंस है तो हम आपके राफेल जेट में रिफ्यूलिंग नहीं कर सकते। मींस यहाँ पर साफ साफ जो मैत्रिया मैनेजमेंट है वो रिफ्यूलिंग के लिए मना भी कर सकता है। फिर आप ये सवाल कर सकते हैं कि इसके बावजूद भी यहाँ पर भारत क्यों इस चीज को लेकर डील किया, जबकि KC-135 को लेकर यह भी कहा जाता है कि ये तो 60 साल पुराना भी है। इसके बावजूद भी यहाँ पर IAF की तरफ से और मैत्रिया मैनेजमेंट की तरफ से क्यों यहाँ पर डील की गई, तो इसके पीछे कुछ खास रीजन है। पहला तो रीजन ये है कि जो हम लोग 6 IL-78 MKI जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है जो रशिया से हमने इंपोर्ट किया था, इसमें काफी मेंटेनेंस चैलेंजेस आ रहे हैं, पुअर अवेलेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, ये तमाम जो चीजें हैं जो एक पुश फैक्टर बना कि इंडिया यूएस के साथ में KC-135 को लेकर यहाँ पर डील कर सके। फिर आप ये सवाल पूछेंगे कि KC-135 को हमने लीज में क्यों लिया, हमने प्रोक्योर क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फिलहाल अभी जो एक गैप जो क्रिएट हुआ है रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी को लेकर, इस गैप को फुलफिल करने के लिए क्विकली इंडिया और यूएस के बीच में ये डील किया गया है। और ऐसा नहीं कि ये 60 साल पुराना है तो इसमें कोई खास बात नहीं है। आपको बताना चाहते हैं कि जो KC-135 है इसको लेकर ये भी कहा जाता है कि इसके जो फ्लाइंग बूम सिस्टम है ये काफी बेहतरीन है। मतलब कुछ टेक्निकल डेटा की यहाँ बात करें तो जो फ्लाइंग बूम है बेसिकली यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो ट्रांसफर रेट है फ्यूल का, फॉर एग्जांपल कि 1 मिनट में 1200 गैलन फ्यूल को ट्रांसफर करता है KC-135। जबकि रशिया की बात करें, रशिया का जो IL-78 MKI है जो टोटल फ्यूल कैपेसिटी 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख kg से ज्यादा है, लेकिन ये पर मिनट 900 से लेकर 2200 लीटर फ्यूल ये ट्रांसफर करता है। तो अगर इससे कंपेयर किया जाए तो ये 1200 गैलन, यानी कि यहाँ पर इसे लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो ये 4500 के आसपास में ये लीटर आता है। तो इसकी फ्लाइंग बूम काफी अच्छी है। हॉर्स एंड ड्रॉग जो पॉट्स है
होज मतलब यहाँ आप सिंपल मान के चलिए एक पाइप जो बेसिकली स्पोर्ट से कनेक्ट होता है, जिससे रिफ्यूलिंग होती है। और जो ड्रोग है, ड्रोग बेसिकली ये जो पूरा टैंक है ना, इसे आप ड्रॉग कह सकते हैं सिंपल भाषा में। तो ये भी रसिया के कंपैरिजन में काफी अच्छा माना जा रहा है। रेंज यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिफ्यूलिंग के बाद में 24,000 किलोमीटर ये इसकी रेंज रहने वाली है। जो क्रू कंपोजिशन है, क्योंकि KC-135 के साथ साथ 2 पायलट भी हमें मिलने वाला है, एक बम ऑपरेटर भी रहने वाला है, और इसके साथ साथ एक मेंटेनेंस और टेक्नीशियंस भी हमें यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट देने वाला है। खैर यहाँ पे ये क्यों कहा जा रहा है कि ये इंडियन एयरफोर्स का एक कैलकुलेटेड एंड प्रेगमेटिक मूव है। देखिए, भले ही हम लोग इसे कॉम्बैट ऑपरेशंस में यूज ना कर सके, लेकिन अगर सिविलियन पर्पस की बात करें, या फिर हम ये कहें कि इंडियन ओशन में हमें कोई एक्सरसाइज कंडक्ट करना है या फिर बे ऑफ बंगाल में करना है, तो ऐसी सिचुएशंस में KC-135 काम आ सकता है। और रही बात लीज को लेकर, तो अगर यहाँ पर हम लोग प्रोक्योर करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग एक लंबे टाइम तक हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं KC-135 के ऊपर में। अब क्योंकि यहाँ पर लीज में लिया गया, तो यहाँ पर DRDO खुद का अपना मिड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट निर्माण कर सकती है, जिसको लेकर हम लोग आगे बात करने वाले कि DRDO फिलहाल अभी यहाँ पर क्या कर रही है। और इसके अलावा भी आपको बताना चाहते हैं कि लीज में लेना इसलिए भी बेटर है क्योंकि अगर प्रोक्योर की जाती तो इसमें एक लॉन्ग प्रोक्योरमेंट साइकिल्स देखने को मिलता है, जहां पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के साथ साथ एक लंबा टाइम लगता, क्योंकि इंडिया US के बीच जो डील है इसे कांग्रेस से भी पास करना पड़ता, जो एक टाइम टेकन प्रोसेस है। और ऐसा नहीं कि भारत ने झटके से US के साथ में यह डील कर लिया। आपको बताना चाहते हैं कि भारत इजरायली कंपनी के साथ भी मिड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को लेकर डील कर रहा था, जिसको लेकर ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि ये जो डील है ये 8,000 करोड़ के यहाँ पर हो सकता है। लेकिन कुछ कारणवश यहाँ पर इजराइल के साथ में यह डील ना होकर US के साथ में किया गया है। अब अगेन सवाल निकल के आता है कि हम लोग एयर टू एयर रिफ्यूलिंग पोर्ट्स के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, DRDO ने इसी महीने 12 नवंबर के बेसिकली आर्टिकल से इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का आर्टिकल है। DRDO ने यहाँ पर RFI को यहाँ पर इशू किया, इसके लिए एडवांस एयर टू एयर रिफ्यूलिंग पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। अब ये RFI क्या होता है? RFI का बेसिकली यहाँ मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसमें बेसिकली डिजाइनिंग और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग पोर्ट्स के लिए यहाँ पर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट इशू की जाती है। इन शॉर्ट ये प्रपोजल इनवाइट की जाती है MSMEs को, स्टार्टअप्स को, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनका काम बेसिकली यहाँ पर ये होगा कि जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग पोर्ट्स होते हैं, इसे आप शॉर्ट में ARP पोर्ट्स भी कहते हैं। अगर आप इसे एयरक्राफ्ट में देखें तो जो विंग होता है ना, विंग के नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये होता है ARP पोर्ट्स, जिसके जरिए फ्यूल को ट्रांसफर की जाती है। और इसी के अंदर आपका ड्रोग भी होता है, और यहाँ से जो पाइप निकलती है इसे होज भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मॉड्यूलर पोर्ट सिस्टम होने वाला है, इसके डिजाइन को लेकर यहाँ पर DRDO ने यहाँ पर प्रपोजल रखा है फिलहाल अभी। मींस इसमें एक अच्छा खासा एक टाइम लगने वाला, क्योंकि एक्चुअल डिजाइन बनने में, प्रोटोटाइप के लिए, टेस्टिंग के लिए, सर्टिफिकेशंस के लिए ये काफी अच्छा खासा ये टाइम लेने वाला है। लेकिन जिस तरीके से DRDO आज के टाइम में काम कर रही है बहुत सारे सेक्टर्स में जहां हमने स्वदेशीकरण को लाया है, तो यहाँ पर भी ज्यादा चांसेस है कि जो DRDO है एडवांस एयर टू एयर रिफ्यूलिंग पोर्ट्स के लिए बहुत जल्द यहाँ पर प्रोटोटाइप से लेकर जो डिजाइन है, जो टेस्टिंग है, जो सर्टिफिकेशंस है, ये भी बहुत जल्द इसे लेकर आने वाली है। और आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि इंडिया और US के बीच में रिसेंटली आपने काफी कुछ सुना होगा कि इंडिया US के बीच में जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स को लेकर डील हो रहा है। एक्सकेलिबर जो म्यूनिशन से इसको लेकर डील की जा रही है, जो करीब $93 मिलियन का है। इतना ही नहीं, आपने ये भी सुना होगा कि जो पोसाइडन 8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसको लेकर भी बातें चल रही थी, जो कि $4 बिलियन का ये डील रहने वाला था। लेकिन इसके बावजूद भी सेप्री की रिपोर्ट यहाँ पे ये कहती है कि जो रशिया है ये भारत के लिए टॉप आर्म्स सप्लायर रहा है। ये अलग बात है कि जो परसेंटेज है ये थोड़ा आगे पीछे हुआ, क्योंकि 2015 से लेकर 19 तक में रशिया 55% आर्म्स एक्सपोर्ट किया है भारत को ओनली। वही 2010 से लेकर 14 के बीच में भारत ने 72% आर्म्स इंपोर्ट किया है। आज के टाइम में ये 36% के अराउंड में है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।